छात्रों के लिए ये चैनल बनाया है। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी का टॉपिक। फर्स्ट ही चैप्टर आवर्तबीजी पादपों में जनन। इंग्लिश वर्ड इसका हो जाएगा रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट यूनिट का है। अब इसमें देखते हैं टॉपिक जिसमें शुरुआत से देखते हैं कि आवर्तबीजी जो पादप हैं इनमें जो जनन है, इसके लिए देखो पादप आवर्तबीजी पादप होते हैं। इन आवर्तबीजी पादप हैं, इनके जीवन चक्र में जो आवर्तबीजी पादप हैं इनके जीवन काल में दो पीढ़ियां पाई जाती हैं। एक तो होती है युग्मकोद्भिद प्रावस्था। दूसरी जो प्रावस्था है उसको बोलते हैं बीजाणुद्भिद प्रावस्था। इंग्लिश वर्ड है वो इसका हो जाएगा गेमिटोफाइट फेज। इसका हो जाएगा स्पोरोफाइट फेज। तो दो प्रावस्थाएं हैं। अब इसमें देखें कि जो युग्मकोद्भिद जो प्रावस्था होती है, क्या होता है कि वैसे तो वीटिकर की आर.एच. वीटिकर थी, जो आर.एच. वीटिकर था उसने संपूर्ण पादप जगत है उसको 5 भागों में विभाजित किया। 5 जगत बनाई उनके, एक तो थैलोफाइटा, एक ब्रायोफाइटा, एक टेडोफाइटा, एक जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। अब जो एंजियोस्पर्म पादप हैं, जिसको हिंदी वर्ड है जिसका आवर्तबीजी पादप, केवल उनमें ही हम जनन पढ़ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हम 11वीं कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं कि थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म है, उनमें जनन कैसे होता है, उनके मुख्य कैरेक्टर्स हैं वो क्या थे। अब युग्मकोद्भिद प्रावस्था और बीजाणुद्भिद प्रावस्थाएं हैं, ये दोनों ही प्रावस्था होती हैं आवर्तबीजी में। मतलब सबसे विकसित प्लांट हैं वो आवर्तबीजी हैं। हमारे जो आसपास पादप हैं अधिकांशतः आवर्तबीजी पादप हैं। तो इनके जनन की 2 प्रावस्थाएं होती हैं, एक युग्मकोद्भिद प्रावस्था, एक बीजाणुद्भिद प्रावस्था। देखते हैं, चर्चा करते हैं इसकी कि जो युग्मकोद्भिद प्रावस्था है ये क्या होती है और बीजाणुद्भिद प्रावस्था है ये क्या होती है। कि ये 2 युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद पीढ़ियां ऐसी होती हैं, ये ऐसे हैं कि कोई भी पादप है उसमें जनन होता है तो उनके जीवन काल में पीढ़ी है वो बदल बदल के, पहले जैसे युग्मक बनते हैं, युग्मकों का सैलन होता है तो युग्मक गेमिट बनते हैं। पहले गेमिट बनने के बाद स्पोर बनते हैं। तो मतलब इनके जीवन काल में युग्मकों का निर्माण होता है, युग्मक होते हैं वो अगुणित होते हैं। इसके बाद भी जैसे निषेचन वगैरह होता है, युग्मक सैलन की क्रिया हो जाती है, तो जैसे ही निषेचन हो जाता है युग्मनज बनता है, तो वो द्विगुणित प्रावस्था होती है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं डेफिनेशन के रूप में कि ऐसे पादप जिनके जीवन काल में युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद प्रावस्थाएं अल्टरनेट एकांतर क्रम में आती हैं उसे पीटी एकांतरण कहते हैं। जिसमें युग्मकोद्भिद प्रावस्था होती है ये अल्प प्रभावी, मतलब कम प्रभावी होती है, अप्रभावी होती है, एक तरह से ये प्रभावी होती है। तो युग्मकोद्भिद प्रावस्था इसकी बात करते हैं। युग्मकोद्भिद प्रावस्था इसकी चर्चा करते हैं। तो देखिए इस प्रावस्था की क्या क्या बातें हैं मुख्य। एक तो ये जो युग्मकोद्भिद प्रावस्था होती है ये होती है पोषण की बात करें तो ये पोषण के लिए खुद मतलब प्रकाश संश्लेषण क्रिया नहीं करती है। पोषण है
ये पोषण के लिए परपोषी, मतलब दूसरे पादप पर पोषण के लिए दूसरे खुद मतलब युग्मोद्भिद प्रावस्था होती है, ये पोषण स्वयं नहीं करती है, स्वयं नहीं बनता है। इस प्रावस्था में ये भोजन के लिए डिपेंड होती है, दूसरे खुद नहीं बनाती है, तो पोषण परपोषी होता है। और ये अल्प जो युग्मोद्भिद होती है, इसके जीवन काल की बात करें तो ये इसका जो जीवन काल मतलब ये जो प्रावस्था होती है बहुत ही अल्प समय की होती है, अल्पजीवी होती है, अल्पजीवी होती है। तीसरी बात करें तो जो युग्मोद्भिद प्रावस्था होती है ये अपहासित हो जाती है शीघ्र ही। क्यों इसका जीवन काल है वो अल्प होता है, तो ये अपहासित हो जाती है, मतलब ये अप्रवाही भी होती है, अप्रवाही। तो ये बातें हैं इसकी। युग्मोद्भिद प्रावस्था पोषण के लिए, पोषण के आधार पे परपोषी है। जीवन काल के आधार देखें तो ये अल्पजीवी होती है, बहुत कम समय के लिए जीवित होती है, अपहासित, शीघ्र ही अपहासित हो जाती है, तो अप्रवाही। तो युग्मोद्भिद प्रावस्था है, अप्रवाही होती है, अपहासित है, अल्पजीवी है और परपोषी है। जबकि बीजाणुद्भिद प्रावस्था जो होती है वो क्या है, बीजाणुद्भिद प्रावस्था, ये जो बीजाणुद्भिद जो प्रावस्था होती है ये पोषण के आधार पे बात करें तो ये स्वपोषी होती है। पोषण के आधार पे बोले कि स्वपोषी होती है, स्वपोषी होती है, दीर्घजीवी होती है, दीर्घजीवी होती है, परबाही होती है। और एक इसका देखिए बीजाणुद्भिद पादप है, बीजाणुद्भिद कोई भी पादप है जिसमें बीजाणुद्भिद प्रावस्था है, तो बीजाणुद्भिद प्रावस्था है इसको जड़ तना पत्ती में विभेदित कर सकते हैं, जड़ तना पत्ती। मतलब युग्मोद्भिद प्रावस्था में पादप है उसको जड़ तना पत्ती में विभाजित नहीं कर सकते। जैसे थैलोफाइटा की बात करें तो थैलोफाइटा पादप होते हैं, उनमें उनका थैलस है वो ऐसा होता है कि उसको जड़ तना पत्ती है ये नहीं बता सकते, विभाजित नहीं कर सकते, कौन सी जड़ है कौन सी तना। ये होता है ब्रायोफाइटा, उसमें मूलाभास पाए जाते हैं, यानी मूल नहीं है, जैसे मूल नहीं है परंतु मूल की तरह आभास यानी काल्पनिक होती है। तो जड़ तना पत्ती होती है वो ब्रायोफाइटा में, जैसे वो बहुत ही मतलब जड़ तना पत्ती है वो आभासी होती है ब्रायोफाइटा में। टेडोफाइटा जिम्नोस्पर्म है उनमें भी जड़ तना पत्ती होती है, वो कुछ आवर्तबीजी की तुलना में जो एंजियोस्पर्म पादप होते हैं उनकी तुलना में नहीं, इनको टेडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा और एक जिम्नोस्पर्म और एक इनमें जड़ तना पत्ती बनती है। लेकिन विकसित पादप है आवर्तबीजी पादप, इनमें तो स्पष्ट बात है कि जड़ तना पत्ती में आराम से विभेदित किया जा सकता है इन पादपों को। तो ये तो बात हुई, सिर्फ हम पढ़ रहे हैं कि आवर्तबीजी पादप है उनमें जनन। तो सबसे पहले कि आवर्तबीजी पादप होते हैं, इनके जीवन काल में दो प्रावस्थाएं होती है, एक युग्मोद्भिद प्रावस्था होती है, दूसरी बीजाणुद्भिद प्रावस्था होती है, यानी गेमेटोफाइट स्पोरोफाइट बोलते हैं। अब युग्मोद्भिद प्रावस्था है इसकी बात करें तो ये बोले कि युग्मोद्भिद प्रावस्था होती है, परपोषी होती है, अल्पजीवी होती है, जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं कर सकते और अप्रभावी होती है आनुवंशिक दृष्टि से। बीजाणुद्भिद प्रावस्था होती है, ये स्वपोषी होती है, दीर्घजीवी होती है, प्रभावी होती है और जड़ तना पत्ती में विभेदित किया जा सकता है। तो ये तो बात थी सिर्फ आवर्तबीजी पादप उनमें जरा। तो प्यारे बच्चों, हमने एक बार इसकी आवर्तबीजी पादप जनन की प्रस्तावना के आधार पे शुरू में प्रस्तावना देखी है इसकी, इसके बाद में चलते हैं अगला आगे। इससे टॉपिक है कि आवर्तबीजी पादप है उनमें जनन है वो कितने प्रकार का होता है। तो आवर्तबीजी पादप है उनमें जनन के प्रकार। तो देखिए आगे अब देखते हैं। आवर्तबीजी पादप है इनमें जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। आवर्तबीजी पादप है इनमें जनन है वो दो प्रकार का होता है। देखिए कौन कौन सा। आवर्तबीजी पादपों में जनन दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का जनन है वो कौन कौन सा होता है। एक तो इसका जो है वो है अलैंगिक जनन।
अलैंगिक जनन। दूसरा जो इसका प्रकार है वो है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, इंग्लिश में बोले इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो डियर स्टूडेंट, हम बात कर रहे हैं आवर्तबीजी पादप हैं उनमें जनन दो प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अब अलैंगिक जो जनन होता है ये क्या होता है, कैसा होता है, देखिए इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इंग्लिश वर्ड दिख दिया है। तो अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन देखिए ऐसा जनन जिसमें युग्मक निर्माण, युग्मक संलयन की क्रिया नहीं होती है। ये भी बोल सकते हैं कि इस प्रकार का जनन जिसमें सिर्फ केवल एक ही जनक, या तो नर या फिर मादा, उनमें सिर्फ एक ही जनक है वो जनन में भाग लेता है, उसको अलैंगिक जनन कहते हैं। बाकी लैंगिक जनन है उसमें नर और मादा जनन है, नर और मादा दोनों जनक भाग लेते हैं, उनमें युग्मक निर्माण, युग्मक संलयन की क्रिया होती है। और अलैंगिक जनन है इसमें युग्मक निर्माण और युग्मक संलयन की क्रिया नहीं होती है। अलैंगिक जनन है ये भी बोलते हैं कि सिर्फ एक ही जनक जनन के लिए भाग लेता है। अब अलैंगिक जनन है इसमें परिभाषा इसकी हो गई, अलैंगिक जनन है इसको एक और नाम से जानते हैं असंग जनन। असंग जनन, असंग जनन, इंग्लिश वर्ड है इसका एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस है, ये दो वर्डों से मिलकर, मतलब अलैंगिक जनन है इसको असंग जनन भी कहा जाता है, और असंग जनन है अंग्रेजी के एपोमिक्सिस शब्द से बना है। एपोमिक्सिस शब्द है ये भी कितने, देखो किस किस शब्द से मिलकर बना है, एक तो ए, एपोमिक्सिस, एपो और मिक्स, दो वर्डों से मिलकर बना। एपो का अर्थ हो गया बिना और मिक्स का अर्थ हो गया मिश्रण, मतलब इनमें युग्मक निर्माण या युग्मक संलयन की क्रिया नहीं होती है, उनका संलयन नहीं होता है, मिश्रण नहीं होता है, तो बिना निषेचन, तो इस अलैंगिक जनन को असंग जनन भी कहा जाता है। अब अलैंगिक जनन है, इस अलैंगिक जनन की परिभाषा हो गई, असंग जनन के नाम से जाना जाता है इसको, और अलैंगिक जनन है। अब इसके प्रकार हैं, मतलब मुख्यतः पादप है उनमें जनन दो ही प्रकार का, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। पहला है वो पढ़ रहे हैं हम अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन को असंग जनन भी बोलते हैं, ये इन दो वर्डों से मिलकर बना है, एपोमिक्सिस यानी एपो और मिक्स, तो ये इसका अर्थ हो गया बिना मिश्रण के। अब इसके बाद में अलैंगिक जनन जो होता है ये भी कितने प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन है ये दो प्रकार का होता है। आगे देखिए अलैंगिक जनन है वो देखिए दो प्रकार का होता है। इसके दो प्रकार हैं, वो कौन कौन से हैं, एक तो होता है अनिषेक बीजता, अनिषेक बीजता, और इसको बोलते हैं, एक तो अनिषेक बीजता और इसका नाम है कायिक जनन। इसका दूसरा नाम और भी है जिसको बोलते हैं कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन, इसी का दूसरा नाम है कायिक प्रवर्धन, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन। अनिषेक बीजता, इसको इंग्लिश वर्ड है इसका, इसको बोलते हैं एगेमो, एगेमोस्पोरी, एगेमोस्पोरी, और इसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो प्यारे विद्यार्थियों, अलैंगिक जनन है वो दो प्रकार का हो गया, अनिषेक बीजता, कायिक जनन। सब अनिषेक बीजता नाम से ही पता चल रहा है, अनिषेक बीजता मतलब बीज यानी बीज या भ्रूण, तो बीज का निर्माण होता है, भ्रूण बनता है, तो इसमें बीज का निर्माण तो होता है,
लेकिन वो बिना निषेचन के होता है। तो ऐसा जनन एलिंग होता है, कैसे? ऐसा जनन जिसमें बीज का तो निर्माण होता है, लेकिन बीज निर्माण के समय निषेचन नहीं हुआ, बिना निषेचन के ही निर्माण हो रहा है। तो पादप का निर्माण तो होता है, परंतु बीज जो है उसमें निषेचन नहीं होता है। तो बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण होता है, तो उसको अनिषेक बीजता बोलते हैं उसको। दूसरा है कायिक जनन। कायिक जनन है काय भाग, यानी पादप के किसी काय, जैसे पादप के काय शरीर के भाग कौन कौन से हो गए? जड़ है, तना है, पत्ती है, और भी जननांग जैसे। तो कायिक जनन ऐसा जनन जो पादप के किसी काय भाग या पादप शरीर से होता है, यानी संपूर्ण नव पादप का निर्माण होगा तो पादप के शरीर से ही होता है, तो उसको कायिक जनन कहते हैं। अब अनिषेक बीजता और कायिक जनन ये दोनों अलैंगिक जनन के प्रकार हैं। इसके बाद में कायिक जनन है, इसका विस्तार से वर्णन है कि कायिक जनन है ये कितने प्रकार का होता है, कैसे कैसे होता है। एक और छोटी सी बात है कि देखो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन दो प्रकार के, कायिक जनन। अब कायिक जनन है पादप का वो भाग, ये ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि आवृतबीजी पादप होते हैं, इनको जड़ तना पत्ती में विभेदित किया जा सकता है। मतलब जनन के लिए जड़ तना पत्ती हैं, ये सब भाग भी लेते हैं। तो पादप का वह भाग जो जनन के लिए प्रयुक्त होता है उसे परवर्ध या प्रोपेग्यूल कहते हैं। दोबारा से देखिए, परवर्ध इंग्लिश वर्ड है इसका प्रोपेग्यूल। प्रोपेग्यूल, परवर्ध या प्रोपेग्यूल क्या होता है? यानी ऐसा जनन जिसमें पादप का निर्माण पादप के किसी शरीर से, पादप काय भाग से होता है तो उसको कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन में जो भाग लेता है उसको परवर्ध या प्रोपेग्यूल कहते हैं। यानी पादप का वह भाग जो जनन के लिए प्रयुक्त होता है उसे परवर्ध या प्रोपेग्यूल कहते हैं। तो ये हो गई आवृतबीजी पादप में जनन पढ़ रहे थे। एक बार मोटे तौर से फिर से मैं रिवाइज करता हूँ कि आवृतबीजी पादप होते हैं, उनके जीवन काल में दो पीढ़ी प्रावस्थाएं पाई गई हैं। युग्मकोद्भिद थी, एक बीजाणुद्भिद थी। युग्मकोद्भिद है उसके बारे में देखा हमने कि युग्मकोद्भिद प्रावस्था जो होती है वो अल्पजीवी थी, जड़ तना पत्ती में विभेदित नहीं कर सकते, अल्पहासित थी, और उसमें इसके अलावा और भी क्या बताया था, अपहासित शीघ्र ही हो जाती है, अप्रभावी भी थी। दूसरी प्रावस्था थी बीजाणुद्भिद। बीजाणुद्भिद प्रावस्था है वो कैसी थी? दीर्घजीवी थी, और दीर्घजीवी थी, प्रभावी थी, और उसको जड़ तना पत्ती में विभाजित कर सकते हैं, और पोषण के लिए वो स्वयं पोषी थी, जबकि युग्मकोद्भिद वो परपोषी थी। फिर उसमें आवृतबीजी पादप में जनन दो प्रकार का था। दो प्रकार का जो जनन था वो कौन कौन सा था? अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन है उसमें सिर्फ एक ही जनक भाग लेता है, लैंगिक जनन में दो जनक यानी नर और मादा दोनों जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन इसको असंजनन भी कहा गया, जो दो वर्डों से मिलकर बना। एपोमिक्सिस, एपो दो शब्दों से मिलकर, एपोमिक्स बिना मिश्रण, यानी इसमें मिश्रण की क्रिया नहीं। युग्मक निर्माण, युग्मक संलयन, यानी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है। युग्मक निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो इसमें अर्धसूत्री विभाजन भी नहीं होता है। संजनन में ये बोल सकते हैं युग्मक निर्माण, युग्मक संलयन की क्रिया नहीं होती है, ऐसा जनन होता है उसको असंजनन कहते हैं उसको। उसके बाद में जो अलैंगिक जनन होता है ये दो प्रकार का है, अनिषेक बीजता, कायिक जनन। अनिषेक बीजता यानी इसमें बीज पादप है, पादप का निर्माण बीज से तो होता है, लेकिन बीज है उसमें निषेचन नहीं होता है, एगेमोस्पर्मी बोलते हैं उसको, या अनिषेक बीजता बोलते हैं। कायिक जनन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी इस प्रकार का अलैंगिक जनन जिसमें पादप का कोई भी भाग, जैसे जड़, तना, पत्ती, जनांग, ये जनन में प्रयुक्त होते हैं, ये भाग लेते हैं, तो ऐसा जनन होता है उसको कायिक जनन कहते हैं। और कायिक जनन जो होता है ये कायिक जनन में पादप का जो भाग प्रयुक्त होता है उसको परवर्ध या प्रोपेग्यूल कहते हैं। अब इसके बाद में कायिक जनन है, ये भी दो प्रकार का होता है। कायिक जनन दो प्रकार का कौन कौन सा होता है? एक तो प्राकृतिक कायिक जनन होता है, एक कृत्रिम कायिक जनन होता है। अब डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे प्राकृतिक कायिक जनन। तो हमने ये टॉपिक देखे, इसके बाद में अगला वीडियो हम उसकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।